गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, प्रोजेक्ट कैश फ्लो के पहले सेशन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट कैश फ्लो के फर्स्ट सेशन में हमने प्रोजेक्ट कैश फ्लो का बेसिक पढ़ा था। इसमें हमने ये देखा था कि प्रोजेक्ट कैश फ्लो क्या होता है, उसका फॉर्मेट हमने समझा था और एक क्वेश्चन हमने प्रोजेक्ट कैश फ्लो का किया था। सेकंड सेशन में हमने फिर से एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन भी सीखी थी कि अगर वर्किंग कैपिटल हमें परसेंटेज में गिवन है तो फिर हम वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें। अब ये हमारा थर्ड सेशन है प्रोजेक्ट कैश फ्लो का, और इसमें अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 2014 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था ये। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये 2014 के क्वेश्चन पेपर का। देखिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है। इसके ऊपर हम ईयर लिख देते हैं, कौन से ईयर में आया है ये 2014 में आया है। ठीक है, और क्वेश्चन रीड करेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन रीड करने से पहले, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट कैश फ्लो। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? प्रोजेक्ट कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कैश फ्लो का एक फॉर्मेट बना देंगे। कौन से ईयर में आया है ये क्वेश्चन? तो ये 2014 में आया है, ईयर 2014। 2014 में आया है ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं। तो प्रोजेक्ट कैश फ्लो में काम करते हैं, क्वेश्चन प्रोजेक्ट कैश फ्लो का है, तो पहले हम प्रोजेक्ट कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि प्रोजेक्ट कैश फ्लो का कोई भी क्वेश्चन आप करें, हर क्वेश्चन को करने का एक फिक्स फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको हर सवाल में बनाना है। तो पहले हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट कैश फ्लो, फिर हम पर्टिकुलर लिखेंगे, और पर्टिकुलर के बाद हम क्या करेंगे, पहला कॉलम बनाएंगे जीरो ईयर का, जीरो मतलब आज का। फिर हम फर्स्ट ईयर का कॉलम बनाएंगे, और 5 ईयर क्वेश्चन में दिए हैं तो हम 5 कॉलम बनाएंगे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। तो ये हमने 5 ईयर के 5 क्या बना दिए, कॉलम बना दिए। ठीक है, 5 ईयर के हमने 5 क्या बना दिए, कॉलम बना दिए। कॉलम को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने 5 ईयर के 5 क्या बना दिए, कॉलम। ये कॉलम बन गए हमारे। ठीक है, अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो रहता है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो में हम सबसे पहले तीन चीजें निकालते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो का जब भी सवाल हमारे सामने आता है तो उसमें हम तीन चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं। कैश आउटफ्लो निकालते हैं सबसे पहले। और आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि जो कैश आउटफ्लो रहता है उसमें तीन चीजें निकाली जाती है। कैश आउटफ्लो में कितनी चीजें निकाली जाती है, तीन। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ मशीन या इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन और इन्वेस्टमेंट। उसमें हम ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसमें हम ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। और उसमें हम ऐड करते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे हम ये तीन चीजें जोड़ देते हैं तो हमें कैश आउटफ्लो मिल जाता है। पहले क्वेश्चन में भी यही किया था, दूसरे क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, और इसका जब बेसिक पढ़ा था, फॉर्मेट सीखा था, उसमें भी हमने आपको ये बात बताई थी। फिर इसके बाद आप कैश इनफ्लो निकालते हैं, आप इसका कैश इनफ्लो निकालते हैं। और जब इसमें कैश इनफ्लो निकाला जाता है ना, तो कैश इनफ्लो में हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, क्योंकि हमें हमेशा क्वेश्चन में सेल्स गिवन होती है। सेल में से हम ऑल एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो भी खर्चे हमें दिए हैं वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही हम सेल में से ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, ठीक है, सेल में से हम ऑल एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दिए 45%, फिक्स कॉस्ट दिए, कंट्रीब्यूशन लॉस दिया है। ठीक, तीन खर्चे दिए हैं, चार लाइन हम छोड़ देते हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, तो हम जैसे ही सेल में से ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स मिल जाता है। अब आपको पता है इसमें से हम दो चीजें माइनस करते हैं, डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं और बेड डेप माइनस करते हैं।
तो जैसे हम डेप्रीसिएशन और बेड डेप माइनस कर देते हैं, हमें मिल जाता है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, तो आता है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स। और फिर इसमें हम दोबारा डेप्रीसिएशन और टैक्स के अमाउंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। डेप्रीसिएशन और बेड डेप के अमाउंट को ऐड करते हैं, टैक्स को ऐड नहीं करते, बेड डेप को ऐड करते हैं। डेप्रीसिएशन और बेड डेप को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये आपका कैश इनफ्लो आ जाता है। फिर कैश इनफ्लो के बाद हम निकालते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब होता है एट द एंड जो हमें पैसा मिलेगा उसे हम टर्मिनल कैश फ्लो कहते हैं। टर्मिनल कैश फ्लो। और टर्मिनल कैश फ्लो में तीन चीजें आती हैं। टर्मिनल कैश फ्लो में कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल आता है, फिर स्क्रैप आता है, स्क्रैप वैल्यू आती है, और वर्किंग कैपिटल और स्क्रैप का पैसा हमें लास्ट में मिलता है इसलिए ऐड होता है। और इसमें से बेड डेप्ट क्या हो जाता है? माइनस। बेड डेप्ट इसमें से हो जाता है माइनस। तो जैसे ही हम बेड डेप्ट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोजेक्ट कैश फ्लो। क्या मिल जाएगा हमें? प्रोजेक्ट कैश फ्लो। प्रोजेक्ट कैश फ्लो कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का टोटल लगा, प्रोजेक्ट कैश फ्लो आ जाएगा। एंड प्रोजेक्ट कैश फ्लो विल बी टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। चल, तो अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट लाइन विद फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ ₹80 लाख। इसका मतलब कंपनी एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है, और इसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी ₹80 लाख का। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन या इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 80 लाख। तो आपको पता है ये तो हमेशा 0 ईयर में लगता है, तो हमने यहाँ पे 80 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे पास से पैसा जाएगा, तो जब पैसा जाता है ना तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जब पैसा जाता है तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया था एक्सपेक्टेड सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज। अब इस नए प्रोडक्ट की जो सेल रहेगी, नया प्रोडक्ट जब हम बनाकर बेचेंगे तो हम कितना माल बेचेंगे? तो देखिए इसमें लिखा है सेल आप फर्स्ट ईयर में 90 लाख की करेंगे। तो सेल में हम क्या करेंगे? पहले साल लिख देते हैं 90 लाख, तो 90 लिख देते हैं 90 लाख को। ठीक है, सेकेंड ईयर में 100 होगी, फिर 110 होगी, और फिर 100 होगी। ओके, एक गड़बड़ कर दी मैंने छोटी सी, क्वेश्चन रीड नहीं किया था ना हमने। तो ईयर इसमें चार ही दिए हुए हैं, हमारा काम बच गया। चार ही ईयर दिए और हमने कॉलम 5 बना दी, कोई बात नहीं, कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर में 110 और फोर्थ ईयर में 100। थर्ड ईयर में 110 और फोर्थ ईयर में 100। ठीक है, अब इसमें कॉलम हमें कितने बनाने हैं? तो हमें सिर्फ चार ही कॉलम बनाने हैं। इतना कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन रीड नहीं किया हमने, गलती से हमने कॉलम बना ली। वैसे आप एग्जाम में तो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो पहले क्वेश्चन रीड करते हो, आप पूरा पेपर ही रीड करते हो। ठीक है, तो हमारे कॉलम चार हो गए, जो पांच बनाए थे वो चार कर दिए, क्योंकि हमें ईयर ही चार दिए, मतलब ये तो छोटा सा सवाल है। आगे पढ़ते हैं। द वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 45% ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना परसेंट है? 45% है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ऑल एक्सपेंसेस में वेरिएबल कॉस्ट हमारा खर्चा होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट हमारा खर्चा है, कितना है ये? तो ये 45% है, किसका? सेल का। तो हम क्या करेंगे? हम 90 का 45% निकालेंगे। ठीक है, तो 90 का 45% जब हम निकालेंगे तो आएगा 40.5। 100 का निकालेंगे तो 45 आएगा। 110 का निकालेंगे तो 49.5 आएगा, और फिर 100 का निकालेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, क्या करना है? 45% लिखना है। 90 का 45%, 100 का 45%, 110 का 45%, और फिर 100 का 45%। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया? तो वेरिएबल कॉस्ट दिया सेल का 45%। आगे पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी 30% ऑफ सेल। अब देखिए इस सवाल में भी क्या कहा है?
तो इस सवाल में ये कहा है कि जो वर्किंग कैपिटल रहेगी वो सेल का 30% रहेगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में जो हमारी सेल है वो 90 लाख, ठीक है। सेल हमारी कितनी है, 90 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, तो वर्किंग कैपिटल हमें लगेगी एट द रेट 30%। और 30% किसका, सेल का। तो देखिए पहले साल आपको अगर 90 लाख की सेल करना है तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल आज लगानी पड़ेगी। ये हमने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि फर्स्ट ईयर में हमें जो टारगेट अचीव करना है सेल का, उसकी तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी। तो पहले साल अगर 90 लाख रुपए की सेल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 30% वर्किंग कैपिटल आज लगानी पड़ेगी। 90 लाख का 30% कितना आएगा, 27 लाख। 27 लाख की वर्किंग कैपिटल आप आज लगाओ। अब सेकेंड ईयर में हमें सेल करनी है 100 लाख। तो सेकेंड ईयर में अगर 100 लाख की सेल करनी है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल आपको फर्स्ट ईयर में लगानी पड़ेगी। तो कितनी वर्किंग कैपिटल लगाओगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी 100 का 30%। कितनी जरूरत पड़ेगी, 100 का 30%, मतलब हमें 100 का 30% वर्किंग कैपिटल लगेगी, ठीक है। और 100 का 30% मतलब 30 लाख की वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए। पर हम ऑलरेडी 27 लाख रुपए लगा चुके हैं। हम ऑलरेडी 27 लाख रुपए लगा चुके हैं, तो हमें लगाने कितने, हमें लगाने सिर्फ 3 लाख। हमें लगाने कितने, 3 लाख। फिर ऐसे ही थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में अगर आपको 110 की सेल करनी, 110 लाख की सेल करना है, तो 110 लाख की सेल करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, तो आपको वर्किंग कैपिटल लगेगी 110 का 30%, मतलब आपको 33 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगेगी। और 33 लाख की वर्किंग कैपिटल लगेगी और आपके पास 27 लाख और 3 लाख, 30 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी लगी हुई है। स्टार्टिंग में 27 लगाई थी, फिर 3 और लगाई थी, 30 लगा दी। अब आपको वर्किंग कैपिटल 33 चाहिए, तो आपकी 30 लगी हुई है, तो 30 माइनस कर दो, तो आपको कितनी वर्किंग कैपिटल और लगेगी, आपको 3 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल और लगेगी। अब अगर हम फोर्थ ईयर की बात करें हम फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर में हमें 100 लाख की सेल करना है। तो 100 लाख की सेल करना है तो हमें 100 लाख का 30% वर्किंग कैपिटल लगेगी थर्ड ईयर में। 100 की कितनी लगेगी, 30%। 100 लाख की सेल का 30% हमें वर्किंग कैपिटल लगेगी, 30 लाख रुपए थर्ड ईयर में। और हमारी वर्किंग कैपिटल बिजनेस में लगी कितनी, तो शुरुआत में 27 लाख लगाई थी, फिर 3 लाख लगा दी, और फिर 3 लाख लगा दी। इसका मतलब टोटल हमने जो वर्किंग कैपिटल बिजनेस में लगाई है वो 33 लाख रुपए लगाई है। कितने रुपए लगाई है, 33 लाख। 27 + 3 + 3, टोटल 33 लाख बिजनेस में लगी हुई है। फोर्थ ईयर की सेल को अचीव करने के लिए, फोर्थ ईयर में 100 लाख की सेल का टारगेट को अचीव करने के लिए हमें सिर्फ 30 लाख की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, और लगी हुई 33 लाख है। 27 + 3 + 3, जरूरत सिर्फ 30 की है। तो हम थर्ड ईयर में क्या करेंगे, 3 लाख रुपए की जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगी है, जो एक्सेस वर्किंग कैपिटल लगी है, उसको बिजनेस में से निकाल लेंगे। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल सिर्फ कितनी लगाएंगे, तो 30 - 33, या 33 - 30, कुछ भी लिख दें आप, ठीक है। 3 लाख रुपए हमें निकालना है। तो 3 लाख रुपए निकालना है, मतलब ये 3 लाख रुपए हमारे पास आएंगे, ठीक है। ये 3 लाख रुपए हमारे पास आएंगे। तो 3 लाख रुपए अगर हमारे पास आएंगे तो जब पैसा आता है तो आपको पता है हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से समझना, एक बार ध्यान से समझना, मैं यहाँ साइड में लिख कर बता देता हूँ। साइड में यहाँ लिख देते हैं। देखिए शुरुआत में हमने 27 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगाई, फिर हमने 3 लाख की ओर लगाई, फिर हमने 3 लाख की ओर लगाई। टोटल हमने 33 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगाई थी, जीरो ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिला के। थर्ड ईयर में हमने उसमें से क्या किया, 3 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल निकाली। तो अब हमारी वर्किंग कैपिटल बिजनेस में बची कितनी, तो अब हमारी वर्किंग कैपिटल बिजनेस में बची है 30 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल बिजनेस में कितनी बची है, 30 लाख रुपए। और ये जो 30 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल बिजनेस में बची है ना, ये हमें लास्ट में वापस मिल जाएगी। ये हमें लास्ट में वापस मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल कैश फ्लो रहेगा ना, उसमें वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना लिखें, उसमें वर्किंग कैपिटल हमें 30 लाख रुपए में। तो यहाँ पे हमने 30 लाख रुपए लिख दिया। ये 30 लाख रुपए कैसे आया, एक बार फिर से समझो। आपने जीरो ईयर में वर्किंग कैपिटल लगाई 27 लाख, फर्स्ट ईयर में लगाई 3 लाख, और सेकंड ईयर में 3 लाख और लगा दी। तो टोटल आपने वर्किंग कैपिटल कितनी लगा दी, 27 + 3 + 3, तो टोटल आपने 33 लाख रुपीज की वर्किंग कैपिटल लगाई इन जीरो ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। अब कर क्या रहे हैं, तो 33 लाख की वर्किंग कैपिटल लगी है, और उसमें से थर्ड ईयर में हम 3 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं।
तो अब हमारी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितनी बची, 30 लाख। तो ये वर्किंग कैपिटल हमें कब मिलेगी, लास्ट में जब हम बिजनेस को वाइंड अप करेंगे तब ये 30 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। तो इसको हमने टर्मिनल कैश फ्लो में लिख दिया 30 लाख। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे दिया है फिक्स कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 6 लाख पर ईयर। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है, तो फिक्स कॉस्ट दी है आपको 6 लाख रुपए। तो हम ऑल एक्सपेंसेस में हम फिक्स कॉस्ट लिखेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी लिखेंगे, 6 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी लिखेंगे, 6 लाख। तो यहाँ पे 6 लाख आएगा, यहाँ पे 6 लाख आएगा, यहाँ पे 6 लाख आएगा और यहाँ पे 6 लाख। आगे बढ़ते हैं। द न्यू प्रोडक्ट लाइन विल कॉज अ कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ ₹4 लाख पर ईयर ऑन ओल्ड प्रोडक्ट। तो कंट्रीब्यूशन लॉस हमने आपको पिछले सवाल में भी समझाया था लास्ट सेशन में कि कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होता है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस को हम फिक्स कॉस्ट मानते हैं। होता क्या है कंट्रीब्यूशन लॉस, तो जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं ना, तो उस कारण क्या होता है, हम पुराने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान कम देते हैं। तो पुराने प्रोडक्ट पे जब हम ध्यान कम देते हैं ना, तो उससे पुराने प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम हो जाती है। सेल कम होती है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट कम होती है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब एक प्रकार का प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें नया प्रोडक्ट बनाने से क्या हो रहा है, पुराने प्रोडक्ट में 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान कम दे पा रहे हैं। तो इसमें जो हमें पुराने वाले में जो 4 लाख का लॉस हो रहा है ना, उसे भी हम नए प्रोडक्ट में से कवर करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन लॉस आपको बस इतना याद रखो कि ये फिक्स कॉस्ट है। तो आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन लॉस जो 4 लाख है वो माइनस करना है। कंट्रीब्यूशन लॉस 4 लाख हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है कंट्रीब्यूशन लॉस, आप जब कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो या तो आप इंटेंशनली पुराने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान कम देते हैं क्योंकि आपको नए प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना है, या यूं कहें कि जब नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा पूरा फोकस न्यू प्रोडक्ट के ऊपर हो जाता है। तो इस कारण पुराने प्रोडक्ट की जो सेल है वो फ्लक्चुएट होती है, इसके कारण वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है और इसके कारण कंट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। तो कंट्रीब्यूशन में हमें 4 लाख का नुकसान हो रहा है, तो वही 4 लाख रुपए का नुकसान हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में कवर करेंगे। आगे दिया है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 25% WDV। डेप्रीसिएशन का रेट कितना दिया है, 25% दिया WDV मेथड से। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 80 लेके। तो हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, यहाँ हम लिखते हैं नीचे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। तो WDV कितना परसेंट है, 25%। ठीक है, WDV मेथड से डेप्रीसिएशन लगाना है 25%। और देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी दी है हमें, 80 लाख रुपए दी है। मशीन की जो कॉस्ट हमें दी है वो कितनी दी है, 80 लाख रुपए दी है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन कितने लाख है, 80 लाख। अब आपको पता है WDV मेथड से जब डेप्रीसिएशन लगता है तो हर साल ओरिजिनल सॉरी ओपनिंग बैलेंस पे लगता है। तो हम पहले साल 80 लाख का 25% लगाएंगे, 20 लाख रुपए डेप्रीसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर में, कीमत हो जाएगी 60 लाख। फिर 60 लाख का 25% लगेगा, इसका मतलब 15 लाख रुपए लगेगा, तो कीमत हो जाएगी 45 लाख। अब 45 लाख का 25% लगेगा, तो 45 का 25% 22.5 का आधा, 22.5 का आधा 11.25। चेक कर लेते हैं एक बार, 45 × 11.25 क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन लगेगा कौन से ईयर में, थर्ड ईयर। तो 11.25 का डेप्रीसिएशन लगेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 45 माइनस 11.25। 11.25 कितना आएगा, 33.75। और 33.75 के ऊपर कितना परसेंट लगेगा, फिर से 25%। कितना, 8.44, 8.4375 आ रहा है। तो 8.44 लिख देते हैं, 8.44। ठीक है, 25% निकाला, 33.75 का 8.44 आ गया।
तो 8.44 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 33 में से 8 जाएगा 25, और 75 में से जाएगा 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 25.31 वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो हमने लिखा है ना 20 लाख, ये पहले साल का डेप्रीसिएशन है, ये दूसरे साल का डेप्रीसिएशन है, ये तीसरे साल का डेप्रीसिएशन है, और ये आपका फोर्थ ईयर का डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो हमने 4 साल का डेप्रीसिएशन निकाल लिया, पहले साल का 20 लाख, दूसरे साल का 15 लाख। तो ऊपर आते हैं, डेप्रीसिएशन में फर्स्ट ईयर में कितना लिखना है, 20 लाख माइनस होगा ये, सेकेंड ईयर में 15 लाख, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर का कितना, थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन है 11.25, और फोर्थ ईयर का है 8.44, 11.25 और 8.44। तो यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन लिखेंगे 11.25 एंड 8.44। ये हमने डेप्रीसिएशन लिख दिया। अब क्या करना है हमें, ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, डेप्रीसिएशन लिख दिया, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। आगे दिया टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट कितना दिया, 30% दिया, टैक्स रेट यहाँ पे लिख देते हैं 30%। आगे पढ़ते हैं, आगे दिया द प्रोजेक्ट विल फेच अ नेट सेल्वेज वैल्यू ऑफ ₹20 लाख आफ्टर 4 ईयर। ये ऑफन 4 ईयर लिखा है, गलत है, ये आफ्टर 4 ईयर है। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट से आपको सेल्वेज वैल्यू के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे। कौन सी ईयर में मिलेंगे, फोर्थ ईयर में। तो आपको पता है स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू का पैसा लास्ट में मिलता है। तो टर्मिनल कैश फ्लो में आएंगे, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू में हम कितने रुपए लिखेंगे, 20 लाख रुपए लिखेंगे। ठीक है, 20 लाख रुपए हमने किस चीज के लिख दिए, स्क्रैप वैल्यू के लिख। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के 30 कैसे आया वो तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया था, ये साइड में कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे, 27 + 3 + 3 33 -3। आगे, आगे दिया डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड एनपीवी इफ आर इज 10%। प्रोजेक्ट कैश फ्लो पता करना है और एनपीवी निकालना है अगर आर कितना है, 10%। तो देखिए, हम पूरा सवाल पढ़ चुके हैं। इस सवाल में इंस्टॉलेशन चार्जेस कहीं भी नहीं आया है, इस सवाल में बेड डेप्थ कहीं नहीं आया, तो बेड डेप्थ हमें लिखना भी नहीं है, हमने सिर्फ फॉर्मेट में नोट किया। अब इसको हम ब्लैंक रहने देंगे, बेड डेप्थ आया ही नहीं, हमारे फॉर्मेट में था इसलिए हमने लिख दिया। तो एग्जाम में भी जब आप क्वेश्चन करें तो इस तरीके से बेड डेप्थ लिख भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, बेड डेप्थ लिख के छोड़ देना क्योंकि इसका अमाउंट ही नहीं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कैश इनफ्लो का टोटल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो जो सेल है 90, उसमें से 46 और 4 मतलब 50.5 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 39.5। फिर 100 में से 55 माइनस होगा, 45, 6 और 4, 55 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। फिर 110 में से 59.5 माइनस होगा, 59.5 माइनस होगा तो बचेगा 50.5। हाँ, और फिर 100 में से वापस से 45, 6 और 4 माइनस होगा तो बचेगा 45। ठीक है, अब क्या करना है, डेप्रीसिएशन माइनस करना है। तो 39 में से 20 जाएगा 19.5, 45 में से 15 जाएगा 30, इसमें से ये जाएगा 39.25, और 45 में से 8 जाएगा तो 37, 36.56। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 45 माइनस 8.44, 36.56। अब हमें टैक्स निकालना है, टैक्स कितना परसेंट है, 30% है, तो पहला आएगा 19.5 का 30%, कितना आएगा 5.85, माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट के अंदर, 30 का 30% 9 आएगा, 39.25 का 30%, प्रॉफिट पे लगता है टैक्स आपको पता है, इंटू 30%, कितना आ रहा है 11.78, और 36.56 का 30%, 10.97। ये हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 19.5 माइनस 5.85 कितना आएगा, 13.65,
पहले 30 में से 9 माइनस करते हैं, क्या बात है, चलेगा। चलिए 19.5 में से 5.85 माइनस करेंगे। 19.5 में से 5.85 माइनस करने पे कितना आ रहा, 13.65। 30 में से 9 जाएगा 21। 39.25 में से 39.25 में से माइनस होगा 11.78, तो बचेगा 27.47। और 36.56 में से जाएगा 10.97। 36.56 माइनस 10.97, तो कितना बचेगा 25.59। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो घटाया था वो ऊपर वो जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 20 जुड़ेगा, ऊपर से देख देख के लिखते जा रहे हैं। 15 जुड़ेगा, यहाँ का आएगा 11.25 डेप्रिसिएशन, और इसका फिर से जो 8.44 ऊपर घटाया था वो यहाँ जुड़ जाएगा। चलिए, तो 20 प्लस 13 33.65, यहाँ आ जाएगा 36, 27 38.72। ठीक है, और ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 9 4 13 कैरी 1 0 कैरी 1 26 और 8 34.0। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करना है, अब बस क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, पूरा ही पढ़ लिया था हमने क्वेश्चन। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का टोटल करना है। यहाँ पे बेड डेप्थ तो है ही, डैश कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का टोटल करते हैं, तो देखिए सबसे पहले 0 ईयर में टोटल कितना दिख रहा है, 80 और 27। तो 80 और 27 कितना आएगा, 107। तो यहाँ पे हम 107 लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब फर्स्ट ईयर का टोटल देखिए, हमें यहाँ पे दिख रहा है 33.65, और सबसे ऊपर दिख रहा है माइनस का 3। ये माइनस का 3 इसमें से माइनस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इस -3 को हमने कहीं भी इंक्लूड नहीं किया है। तो ये 33.65 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 30.65। ऐसे ही यहाँ पे ये जो 36 है सेकेंड ईयर में, इसमें से भी ये ऊपर का 3 माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 33। ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, आउटफ्लो इनफ्लो टर्मिनल केश फ्लो का टोटल कर रहे हैं। थर्ड ईयर का आपका अमाउंट है 38.72। तो 38.72 में से 3 माइनस नहीं होगा, 3 प्लस होगा, क्योंकि ये पैसा मिला है, हमने विड्रॉ किया था। तो 38.72 में हम 3 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 41.7। हमें मिलेगा 41.72। और ये लास्ट वाले में क्या करना है, तो ऊपर तो कुछ था ही नहीं इसमें, ऊपर कुछ नहीं है, तो 34.03 में 30 और 20 50 जुड़ जाएगा, तो 84.03 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर आर आपका 10% है, आर का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर 10% है, तो एनपीवी भी बताइए। तो हम क्या करेंगे, आपको ये बात पता है, पिछले सेशन में भी हमने बताई थी कि अगर हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया होगा, तो उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का हम इंटू करेंगे किससे, प्रोजेक्ट कैश फ्लो से। ठीक है, तो कितना दिया हमें, 10% दिया है। कि आपको 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं तो पता ही है। कैलकुलेटर पे क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है 100 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू प्रेस करना है, तो फर्स्ट ईयर का आएगा। एक बार इंटू प्रेस करेंगे, बार बार इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे, तो ये आगे की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगी। तो जीरो में तो हमेशा 1 लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आएगा 0.909, फिर आएगा 0.826। ठीक है, फिर आएगा 0.751, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और फिर आएगा 0.683। कैसे आया ये, 909826751 683। 100 डिवाइडेड बाय 110 किया तो 0.909 आया, इंटू इक्वल टू किया तो 826 आया, फिर इक्वल टू प्रेस किया 0.751 आया, फिर इक्वल टू प्रेस किया तो 0.683 आ गया। इनका टोटल लगा देंगे, टोटल लगाने पे जो आएगा उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। 107 का इंटू करेंगे 1 से, तो ब्रैकेट में 107 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो 30.65, सॉरी 30.65 इंटू 0.909, कितना आ रहा है, 27.86। अब 33 इंटू
27.826 कितना आ रहा है? 27.26। 27.26। अब 41.72 इंटू 0.751, 31.33। 31.33 और लास्ट है 84.03 इंटू 0.683, 57.39। तो ये आपका प्रोजेक्ट कैश फ्लो आ गया 57.39। ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आप एनपीवी भी बताओ। अरे तो एनपीवी भी बता देते हैं, बहुत बड़ा काम थोड़ी, इतना कर लिया तो एनपीवी तो 1 मिनट में बता देंगे। एनपीवी का फॉर्मूला हमें पता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये एनपीवी का फॉर्मूला होता है। तो इनफ्लो कितना है? तो इनफ्लो है हमारा 27.86 प्लस 27.26। ठीक है, लास्ट ईयर में जो दिया है, लास्ट कॉलम में जो हमने लिखा है, प्लस 31.33, ये सब इनफ्लो है, प्लस 57.39, ये सब हमारा कैश इनफ्लो है। तो इसके टोटल में से हम आउटफ्लो के 107 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कर देते हैं। तो टोटल लगा लेते हैं, 27.86 प्लस 27.26 प्लस 31.33 प्लस 57.39, टोटल आया 143.84 और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? 107। तो 36.84 हमारा एनपीवी आ गया। तो एनपीवी आ जाएगा आपका 36.84 लाख रुपीज, क्योंकि सब चीजें हमें लाख में दी थी। ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, देख लो आप, पेपर का लेवल इजी है एज कंपेयर टू जो क्वेश्चन हमने किए थे उससे। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट कैश फ्लो का, यही फॉर्मेट बनाना है, आउटफ्लो इनफ्लो लिखना है और ये टेबल बना के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये हमने 2014 का क्वेश्चन देखा है आज के सेशन में। अब अगले सेशन में हम अगला कोई क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आया होगा। ठीक है। आई थिंक 2014 के बाद 2019 में भी इसका एक क्वेश्चन आया था, तो 2019 वाला हम क्वेश्चन देखेंगे हमारी अगली क्लास में। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी दूसरे ईयर के क्वेश्चन पेपर का।